हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी गांव की पाठशाला में। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्वेज नहर के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। सबसे पहले स्वेज नहर का निर्माण कब किया गया, तो आप यहाँ देख सकते हैं 1869 में स्वेज नहर का निर्माण किया गया। अब पहले आप मैप में हम देखेंगे कि स्वेज नहर है कहाँ पे। तो स्वेज नहर देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, स्वेज नहर है। इसको काट के बनाया गया, ये स्थल है। इधर अफ्रीका महादेश है और इधर एशिया महादेश है ना। इन दोनों के बीच एक सकरा सा यहाँ स्थल भाग है, इसी को काट के बनाया गया। आप देखेंगे कि स्वेज नहर है वो, इधर देखिए आप, यहाँ पे भूमध्य सागर है और ये वाला जो सागर है ये लाल सागर है। ये दोनों सागरों को जोड़ने का काम कौन सा कर रही है, तो स्वेज नहर। दोस्तों, जब स्वेज नहर का निर्माण नहीं हुआ था तो यूरोप के जितने भी देश थे, स्पेन, पुर्तगाल, वे सारे लोग इधर से घूमते हुए पूरा अफ्रीका महादेश को चक्कर लगाते हुए भारत से व्यापार करते थे। फिर इधर से श्रीलंका का व्यापार करते थे। इधर दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्र जो अभी हैं वो सारे लोग से व्यापार करते थे, तो काफ़ी दूरी पड़ती थी। इस दूरी को घटाने के लिए यहाँ पे स्वेज नहर का निर्माण किया गया। आई होप आप समझ चुके होंगे। अब देखिए, ये जो नहर है उसके दोनों तरफ क्या किया गया है, बंदरगाह का निर्माण किया गया है। तो उत्तर साइड में एक पोर्ट साइड यहाँ पे निर्माण किया गया और दक्षिण में पोर्ट स्वेज का निर्माण किया गया है ना। क्योंकि हम जानते हैं बंदरगाह में क्या होता है, मुख्य रूप से वस्तुओं और यात्रियों को उतरने और चढ़ाने का स्थान होता है। यहाँ तक आप समझ गए। मतलब इससे क्या हुआ कि इतना जो दूरी हम तय कर रहे थे, मतलब यहाँ से इतना दूरी, वो काफ़ी लंबा था, वो दूरी कम गई स्वेज नहर का बनने से। अच्छा, एक पॉइंट और एक्स्ट्रा यहाँ आप समझ लीजिए कि इस पे अधिकार किसका है, स्वेज नहर का। तो ये मिस्र का अधिकार है, क्योंकि ये मिस्र का देश में ही पड़ता है। अब आगे हम यहाँ देखेंगे पीपीटी में, यहाँ लिखा हुआ ये यूरोप और एशिया महादेश का एक नवीन मार्ग प्रदान करती है। क्या कर रही है, एक नवीन मार्ग प्रदान कर रही है। ठीक है। इसी के साथ लिवरपूल और कोलंबो के बीच प्रत्यक्ष रूप से जो समुद्री मार्ग है वो उत्तम अंतरिक्ष द्वीप से तुलना में काफ़ी घट गया। उत्तम अंतरिक्ष द्वीप यानी ये जो गुड ऑफ हॉप है, वहाँ से लेकर के इतना दूरी होते हुए इधर चल जाता था कोलंबो, मतलब यह श्रीलंका वाला क्षेत्र में, वो क्या हो गया, दूरी मेरा कम गया। इस जहाज में जलबंधक रहित है, मतलब जलबंधक नहीं बनाया गया है ना। जलबंधक रहित हैं। ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि इस नहर की चौड़ाई कितनी है। तो चौड़ाई है 160 किलोमीटर। कितनी है, 160 किलोमीटर है। जबकि गहराई की बात करें दोस्तों तो ये 11 से लेकर 15 मीटर तक है ना। और इस नहर के द्वारा लगभग एक दिन में 100 से 90, मतलब 100 110 इतने कर सकते हैं, आवागमन का प्रदान करती है ये मार्ग। अब आगे और देखेंगे, इस नहर को पार करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है। कितने लगते हैं, 10 से 12 घंटे का समय लगता है। जो जो मैन है उनको हम हाईलाइट कर चुके हैं। अत्यधिक यात्री एवं माल टैक्स, मतलब अत्यधिक माल टैक्स वगैरह लगने के कारण कुछ जो जहाज यात्रा है, मतलब जलयान है, वो पुराने जल मार्ग है, ये वाला जल मार्ग आप देख रहे होंगे यहाँ पे बनाया गया है। ये मार्ग अभी भी लोग इधर ही से जाते हैं, क्योंकि उसके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, वो टैक्स से बहुत कम, मतलब टैक्स से बचाना चाहते हैं, वो अभी भी यही मार्ग का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जिनके पास टाइम नहीं है वो क्या कर रहे हैं, वो जो नई वाली है स्वेज नहर, उससे वो जा रहे हैं। ठीक है। यह जो स्वेज नहर है, ये स्वेज नहर और रेल मार्गों द्वारा भी जुड़ा हुआ है। स्वेज रेल मार्गों द्वारा जुड़ा है और फिर ये इस्माइलिया में मिलती है, जिससे पोर्ट साइद और पोर्ट स्वेज को ताज़ा जल की आपूर्ति होते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो क्षेत्र है ना, ये स्वेज नहर, ये स्वेज नहर है, इसको ताज़े जल की प्राप्ति इस क्षेत्र से होती है, ताकि ये आवागमन
बाधित ना हो। आई होप समझ गए होंगे। सार के रूप में हम समझ सकते हैं कि क्या है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जो जोड़ने का कार्य कर रही है वो कौन कर रही है, तो स्वेज नहर है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।